नमस्कार फ्रेंड, मैं पवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मास्टर ऑफ रेडियोलॉजी विद पवन भाटी में। आज हम वीडियो लेकर आए हैं क्वांटिटी एंड यूनिट्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्वांटिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद देखा था कि यूनिट्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में वो क्वांटिटी पढ़ेंगे जो हमारे डीआरटी के अंदर इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ पेपर के बारे में। डीआरटी का जो पेपर आता है उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन में से हमको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट नोट में आते हैं। शॉर्ट नोट में आते हैं। ये जो शॉर्ट नोट आता है उसमें ना 5-5 नंबर के 4 भाग बनाए होते हैं। जैसे ए से आता है ए, बी, सी और डी। इन चारों भागों में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, वो यहाँ से आते हैं क्वांटिटी और यूनिट से। तो हम इस वीडियो में वो जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे डीआरटी में, जो पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी को पढ़ने के लिए, पूर्णतः पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में जान लेते हैं। वो क्या होती है। स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होती है। स्केलर एंड वेक्टर। अदिश और सदिश। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे जो जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है। तो पहले स्केलर के बारे में देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है, वे क्वांटिटी वे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि परिमाण, वे क्वांटिटी जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा की कोई जरूरत ना हो। मतलब क्या हो गया, परिमाण हमें चाहिए और दिशा हमें नहीं चाहिए। वो राशि कौन सी होती है, अदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे 60 मीटर है, ये किसी चीज की लेंथ है, इसमें हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती। तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, सदिश राशि, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वो क्वांटिटी कौन सी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हो गया, विस्थापन। किसी चीज का 60 मीटर क्या हुआ, विस्थापन। तो हमें इसके साथ हमें क्या दिखानी पड़ेगी कि किस दिशा में विस्थापन हुआ। तो सदिश राशि कौन सी होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, तो हमने देख लिया अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है हमारे पेपर के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो आती है आपके फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल। फोर्स एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो 5 नंबर में हमारे आती है। तो हम यहाँ पे 5 नंबर के हिसाब से पॉइंट बना बना कर पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है फोर्स में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बल क्या होता है, मान लो ये क्या है कि कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है।
ये क्या है, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमने इस पे बल लगाया, अगर हमने इसमें बल लगाया तो बल लगाने पे क्या होगा, या तो ये इसकी मतलब क्या हो जाएगी, स्थिति चेंज हो जाएगी, मतलब यहां से खिसक कर ये यहाँ आ जाएगा। एक तो क्या हो रही है, स्थिति चेंज हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो सकता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट या स्थिति चेंज करने की प्रवृत्ति हो। मतलब बल क्या हो गया, बल वह प्रभाव है जो किसी बॉडी या मतलब ऑब्जेक्ट, बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता हो, या तो चेंज करता हो या चेंज करने की प्रवृत्ति रखता हो। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख लेंगे, इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, फोर्स इज द इन्फ्लुएंस, फोर्स इज द इन्फ्लुएंस, मतलब क्या हो गया, बल वह प्रभाव है, दैट फोर्स इज द इन्फ्लुएंस दैट चेंजेज or tends to change of the state। मतलब क्या हो गया, टेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रवृत्ति, और इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया प्रभाव। tends to change of rest, state of rest or the uniform motion of a body along a straight line, मतलब क्या हो गया, फोर्स इज द इन्फ्लुएंस, फोर्स क्या एक प्रभाव है, बल वह प्रभाव है, दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज, मतलब या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब क्या है, बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, मतलब क्या हो गया, अगर कोई वस्तु रेस्ट अवस्था में है या एक समान गति से गतिमान है तो बल क्या करता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। यह हो गई बल की डेफिनेशन। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, बल में हम क्या लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आपके हो जाएगा फॉर्मूला। तो आप एरो लगा के फॉर्मूला लिख देना, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F इज इक्वल टू एम ए, जहां F क्या है, F है फोर्स, M क्या है मास, और A क्या है एक्सेलरेशन। मतलब क्या हो गया, त्वरण। अब एक और डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है, बल क्या है, बल क्या हो गया, मतलब किसी वस्तु, जैसे कोई वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है, ठीक है, इस पे F फोर्स लगता है। अगर किसी वस्तु जिसका m द्रव्यमान है और F फोर्स लगता है
तो वह बल किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए। मतलब क्या हो जाएगा, जब जो त्वरण उत्पन्न होगा ना बल के द्वारा, F बल लगाने पर, किसी वस्तु पर F बल लगाने पर, जिसका द्रव्यमान क्या है m, F बल लगाने पर क्या उत्पन्न होता है, a त्वरण उत्पन्न होता है। तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। और यही क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट हो गया आपका, सेकंड पॉइंट ये हो गया, फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के मतलब एक लाइन में लिख देते हैं। मतलब क्या हो गया, द फोर्स एक्टिंग on a body, the force acting on a body is equal to the producing is equal to the producing product mass product of mass of the body and the acceleration produced by the force, मतलब क्या हो गया, बल क्या है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो बल किस के बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, उसका मास, उसके मास और उसमें उत्पन्न होने वाले, प्रोड्यूस्ड होने वाले एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट इसमें हम लिख देंगे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बल की एसआई यूनिट। तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, अब फोर्स क्या है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी, इसमें हमें क्या दिखानी पड़ती है, दिशा। मतलब ये कोई बॉडी है जिसका m मास है, हमने इस पे बल लगाया F, तो हमें क्या दिखानी पड़ेगी, इसकी दिशा, कि किस दिशा में हमने बल लगाया। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी ऐसा यूनिट तो क्या न्यूटन है, और उसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, अगला पॉइंट अगर हम लिखेंगे, नॉर्मल यूनिट कौन सी होती है, बल्कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। इसके बाद देखते हैं, जैसे न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है जिसपे हमने क्या किया, 1 न्यूटन बल लगाया, 1 न्यूटन बल लगाया। इस बॉडी का मास क्या है, वो भी 1 kg। मतलब
1 kg मास वाले किसी बॉडी पर 1 न्यूटन हमने बल लगाया, तो त्वरण जो उत्पन्न होगा ना, एक्सेलरेशन, वो कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? अगर किसी 1 kg द्रव्यमान वाले बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लाइन बनाकर लिख लेते हैं। तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन is the force acting on a body, of mass 1 किलोग्राम, जिसका मास क्या है? 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम प्रोड्यूसिंग an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in its direction। मतलब क्या हो गया कि अगर हमने किसी 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी पर 1 न्यूटन बल अप्लाई किया है, तो जिस दिशा में हमने बल लगाया है उसी दिशा में क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए हमारा फोर्स के लिए इतना बहुत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने फोर्स के बारे में देखा। अब अगली क्वांटिटी हम देखते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य को देखते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, उस पर हमने बल लगाया, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें अगर विस्थापन हो गया, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कार्य हुआ है। मतलब वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? किसी मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो देखते हैं वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। पहला पॉइंट क्या देखें? when a force acting on a body produces displacement। मतलब क्या हो गया कि अगर हम जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन प्रोड्यूस हो गया। वो भी किस दिशा में? अगर हमने इस दिशा में बल लगाया तो इसी दिशा में विस्थापन प्रोड्यूस होना चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्य हुआ है। जैसे अगर मान लो आपने फोर्स लगाया और इसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये अपनी जगह पर ही है, ये बॉडी अपनी जगह पर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा? कार्य क्या हो जाएगा? वर्क 0 हो जाएगा। क्योंकि वर्क हमेशा कब होता है? जब किसी वस्तु पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो क्या हो जाती है? उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कार्य हुआ है।
तो सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं हम, फॉर्मूला। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन इनटू फोर्स, विस्थापन इनटू फोर्स। अभी मैंने बताया था कि अगर इसमें परिवर्तन ना हो, बॉडी में कोई भी परिवर्तन ना हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो यहाँ पर रख के देख लो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब वर्क की क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है। कार्य कार्य हम कब मानेंगे कि कार्य हुआ है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ए फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी। मतलब क्या होना चाहिए, सबसे पहले किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, द बॉडी मस्ट बी अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हो गया कि बॉडी है, बॉडी अपनी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, बॉडी की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आपने फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी वही की वही है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, उस पे किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी एन एंगल दैट अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होना चाहिए कि एक एंगल होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एक एंगल होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब अप्लाई होगी ना, तब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्य हुआ है। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो वहां पे कार्य नहीं होगा। ये जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया ना, एंगल वाला, उसको हम देखते हैं कैसे कार्य करता है। देखो, वर्क का वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, जहां पे W क्या है, वर्क हो गया, F क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया, और S क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें ना वर्क का, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें ना ऑफ वर्क, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यह क्या है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। अब ये जो तीसरा मैंने पॉइंट बताया था ना कंडीशन में, उसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो, माना कि cos थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, 1। तो ऑल ओवर वैल्यू क्या होगी, f इंटू एस आ गई। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फोर्स जिस दिशा में फोर्स अप्लाई किया उस दिशा में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तब क्या है, थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू होता है cos 0 1। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम वर्क हुआ है, ठीक है। अगर हमने थीटा मान लो 90 डिग्री ले लिया, अगर थीटा हमने ले लिया 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है आपके 0। मतलब अगर हमने किसी बॉडी पर मतलब फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तब वर्क क्या होगा, तब वर्क होगा 0, वर्क वहां पे नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में हमने थीटा कितना ले लिया, 180 डिग्री, cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो इस बार वर्क क्या हो जाएगा, -1। मतलब क्या हो गया, वर्क नेगेटिव हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया कि अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी कौन सी दिशा में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस दिशा में हमने फोर्स अप्लाई किया उसके विपरीत दिशा में
उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि वर्क यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तीनों कंडीशन हमने देख ली, एक में वर्क मैक्सिमम हो रहा था, एक में वर्क 0 हो रहा था और एक में वर्क नेगेटिव हो रहा था। ठीक है, तो आपको मतलब पेपर के अंदर ये नहीं दिखाना है, पेपर के अंदर आपको बस इतना ही लिखना है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख लेना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, वर्क की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क की जूल होती है, जिसको डिनोट कर सकते हैं हम जे से। ठीक है, और ये तो क्या है, एमकेएस में, सीजीएस में भी एक ऐसा यूनिट होती है सीजीएस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अर्ग, ARG, अर्ग। ये हमारे रेडिएशन फिजिक्स के अंदर है, हमारे डीआरटी डिपार्टमेंट के लिए है अर्ग। ये आगे आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अब वर्क क्या है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क है स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑल ओवर हमने क्या देख लिया कि किसी बॉडी पर, मान लो ये कोई बॉडी, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अगर इसका, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, तब तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क 0 हुआ है, मतलब वर्क हुआ है, 0 नहीं सॉरी। अगर मान लो कोई वस्तु है, यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, कोई किसी पर फोर्स लगाना, किसी बॉडी पर हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, उसको यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए, फिर वापस यहाँ पे लेके आए, और फिर वापस उसी पॉइंट पर लेकर आ गए हम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कार्य हुआ है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। अगर किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है। यहाँ हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस तय की है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या बोलेंगे हम कि वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगली लाइन हम क्या लिख देंगे कि वर्क डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डिस्प्लेस में क्या, वर्क डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि डिस्टेंस 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हमने इस वीडियो में जाना कि फोर्स क्या होता है और उसके बारे में देखा, और फिर हमने देखा कि वर्क क्या होता है और उसके बारे में जाना। तो और भी क्वांटिटी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डीआरटी के लिए, अगले वीडियो में हम वो क्वांटिटी